हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 3, जिसका नाम है शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी। तो बच्चों, अपने पिछली कक्षा में आप लोगों ने वर्ण विचार देखा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे शब्द विचार के विषय में, ठीक है। तो देखिए, तो भाषा की जो दूसरी इकाई होती है वो शब्द होती है। पहली इकाई कौन सी है? वर्ण होती है, जिसका आप और भाग नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमारी भाषा की दूसरी इकाई शब्द कहलाती है, ठीक है। तो शब्दों के सटीक योग से आपके वाक्य बनते हैं और एक वाक्यों के सटीक योग से आपकी भाषा बनती है, ठीक है। तो भाषा में शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है। ओके, तो संसार के सारे जो व्यवहार है वो शब्द और उसका शुद्ध रूप से प्रयोग में लाए जाने से ही हमें होते हुए दिखाई देते हैं। तो व्याकरण एक ऐसा विभाग है जो हमें शब्दों की शुद्ध जानकारी देता है। तो इसके अलावा व्याकरण में आप देखेंगे यहाँ पे शब्द का लक्षण, उसके प्रकार, निर्माण आदि इनके नियम बताए जाते हैं, ठीक है। तो जहां पे शब्दों के लक्षण, शब्दों को बनाते हुए नियम, उनके प्रकार इत्यादि बताए जाएंगे, वही आपका शब्द विचार या विभाग कहलाता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं बच्चों यहाँ पे शब्द और उसके भेद। तो शब्द और भेद की अगर आप बात करोगे तो शब्द क्या होता है? तो देखिए, जब आपका दो या एक से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है, तब वो एक शब्द का निर्माण करते हैं। और याद रखिएगा, ये वर्ण बिल्कुल सार्थक तरीके से, सटीक तरीके से मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी वर्ण जोड़ दीजिए और शब्द बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। हर शब्द का कोई ना कोई मतलब जरूर निकलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखो, अरुण की अगर आप बात करेंगे तो अरुण, ठीक है, तो ये आपका होगा, तो ये अरुण हो जाएगा। तो बच्चों, अरुण जो ये शब्द है, इसको बनाने में हमें 5 वर्णों का ध्वनि समूह इस्तेमाल करना पड़ा, ठीक है। कमल की बात करोगे तो कमल में हमें 6 वर्णों के ध्वनि समूह का इस्तेमाल किया है। रघु की बात करोगे तो यहाँ पे 4 वर्ण हैं, आप देख सकते हैं। और फगवाड़ा की बात करोगे तो यहाँ पे 8 वर्णों की ध्वनि का समूह है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो यहाँ पे शब्द बने हैं, इनका कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर है ना। इनका कुछ ना कुछ मतलब है, ठीक है। क्योंकि अरुण, कमल और रघु जो है ये व्यक्तियों के नाम है, वहीं पे जो फगवाड़ा है ये वस्तु का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी वर्ण मिले हुए हैं ये सार्थक तरीके से मिले हैं, इसीलिए इन्होंने कैसे शब्द का निर्माण किया जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। चलिए, अब बच्चों यहाँ बात करेंगे शब्द और पद में अंतर, ठीक है। तो शब्द और पद में हमारा क्या अंतर है? तो अगर आप देखेंगे तो जो शब्द होते हैं ये हमारे भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, ठीक है। यानी कि हर स्वतंत्र सार्थक वर्ण आगे चल के एक शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब वहीं पे, ठीक है, तो देखो, एक वर्ण आपका मिला सार्थक तरीके से तो उसने शब्द का निर्माण कर दिया, तो आपने उसको शब्द कहा। लेकिन जब यही शब्द सार्थक तरीके से वाक्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है, तब वो शब्द नहीं कहलाते, वो आपके पद कहलाते। क्यों पद कहलाते? आखिर इसमें इतना क्या बदलाव आ गया? तो देखो, जब आपने स्वतंत्र तरीके के वर्णों को सार्थक तरीके से मिलाया तो एक शब्द बन गया। तो शब्द अभी तक स्वतंत्र थे, तो जब तक शब्द स्वतंत्र होते हैं, अकेले होते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब आप शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करते हो तो ये अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं, ये स्वतंत्र नहीं रहते, ठीक है। वो व्याकरण द्वारा बनाए गए नियमों में बंध जाते हैं, ठीक है। और ये जब ये वाक्यों में प्रयोग में लाए जाते हैं तो इन पर लिंग, वचन, कारक इत्यादि का प्रभाव होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो अब ये शब्द नहीं रह जाते, ये बन जाते हैं पद। समझ में आया शब्द और पद का अंतर, ठीक है। जैसे कि लड़का और खेल, तो जो लड़का और खेल ये स्वतंत्र शब्द हैं, तो इनको आप शब्द बोलोगे, ठीक है। लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल अलग अलग वाक्यों में करोगे तब ये स्वतंत्र नहीं रह जाएंगे, ठीक है, ये व्याकरण के नियमों में बंध जाएंगे। जैसे कि लड़का खेला, लड़के खेलेंगे, लड़कों ने खेलकर नाश्ता किया, तो आपने देखा अब ये पद बन गए, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा बच्चों यहाँ पे व्याकरण के नियमों के अनुसार इन शब्दों में हमें बहुत सारे परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। तो अंत में आप कह सकते हो कि वर्णों के सार्थक समूह से क्या बनता है? वर्णों के सार्थक समूह से एक शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह से आपका वाक्य बनता है, ठीक है। और ये जो वाक्य में शब्द आते हैं ये शब्द नहीं रहते, इनको आप पद कहते हो, ठीक है। शब्दकोश में शब्दों के अर्थ होते हैं बच्चों, पदों के नहीं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे शब्दों का वर्गीकरण।
जिस प्रकार से आपने वर्ण का वर्गीकरण देखा था ना, वैसे शब्दों का वर्गीकरण देखेंगे। तो बच्चों हमारी हिंदी ग्रामर में हम शब्दों का वर्गीकरण ना 4 आधारों पे करते हैं। कितने आधारों पे? 4 आधारों पे करते हैं। तो पहला है बच्चों, यहाँ पे ये टेबल आप देख सकते हो, तो शब्दों का ये वर्गीकरण है। तो पहला होता है व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, फिर व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, प्रयोग अथवा वैकरणिक प्रकार के आधार पर। ठीक है, तो आइए देखिए यहाँ पे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। तो बच्चों उत्पत्ति या स्रोत की आप बात करोगे तो यहाँ पे शब्द भेद क्या है? तो देखो स्रोत का अर्थ क्या होता है, क्या मतलब है स्रोत का? सोर्स क्या है? जहां से कोई चीज निकलती है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो शब्द कोश है बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, इनमें बहुत सारी भाषाएं आके मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो किसी शब्द का क्या मूल रूप है, ठीक है, वो जो मूल रूप है शब्द का वो किस भाषा से आया है, और ये जो भाषा है वो किस लिपि से आपकी आई है, ठीक है, इत्यादि। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो दूध शब्द है वो संस्कृत के शब्द दुग्ध से आया है। ठीक है, और जो स्कूल शब्द है ये सीधे अंग्रेजी से आया है आपका। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो। तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हमारी हिंदी भाषा में 5 प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो 5 प्रकार के शब्द हैं वो किस पर होते हैं? वो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर आप देख सकते हो कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर शब्द। ठीक है, तो आइए इन 5 को एक एक करके देखते हैं, जिनमें से 4 तो आप पढ़े हो, संकर आपके लिए नया है। ठीक है, तो अगर आप तत्सम शब्द की बात करोगे तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? ये आपके ना 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, तत् और सम। तो तत् और सम का मतलब होता है उसके समान। तो इसका मतलब ये है जो तत्सम शब्द होते हैं ये मूल रूप से आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं। यानी कि तत्सम शब्द वो शब्द होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द है और हिंदी में ज्यों का त्यों इस्तेमाल में लाए गए हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जैसे संस्कृत भाषा में इस्तेमाल में लाए जाते हैं ठीक उसी प्रकार से इनको हमने हिंदी भाषा में भी क्या किया है? अप्लाई किया है। तो वो तत्सम कहलाते हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, लता, कार्य, कृष्ण, दुर्बल, कवि इत्यादि। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ तद्भव शब्द, तो तद्भव शब्द जो है वो भी आपके 2 शब्दों से बना है, तद और भव से। इसका मतलब होता है उससे होना। यानी कि अगर आप देखेंगे अर्थात तद्भव शब्द भी आपके संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं, लेकिन जब संस्कृत भाषा के इन शब्दों को हमने हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया है, ठीक है, हमने क्या किया? हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया। तो हिंदी भाषा में इस्तेमाल करते ही उसमें ना थोड़ा सा परिवर्तन आता हुआ हमें दिखाई देता है, तो वही आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि रात्रि से आपका रात बना है, दधी से दही, दुग्ध से दूध, वधु से बहु इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों एक टेबल आपको दिखाई देता है, यहाँ पे तत्सम और तद्भव शब्द आपको लिखते हुए दिखाई दिए हैं। तो अंधकार ये तत्सम है, संस्कृत में अंधकार लिखोगे, हिंदी में अंधेरा। अग्र आगे, अश्रु आंसू, घोटक घोड़ा, दंड डंडा, अम्बा अम्मा, घृत घी, कपाट किवाड़, घट घड़ा इत्यादि। बाकी आप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला है आपका देशज शब्द। नाम में देश आ रहा है, तो बच्चों ये वो शब्द होते हैं ना जो हमारी क्षेत्रीय बोलियों से हमारे हिंदी भाषा में आए हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनको क्षेत्रों में बोला जाता था। ठीक है, लेकिन इनका प्रभाव हमारे हिंदी भाषा पे पड़ता है, तो उनको हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे झाड़ू, पगड़ी, लोटा, थप्पड़, ठोकर, भोपू इत्यादि। ठीक है, विदेशी शब्द, नाम से ही पता चल रहा है ये वो शब्द है जो हमारे विदेश की भाषाओं से हमारे भारत देश की भाषाओं में आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए विदेशी भाषा या फिर इनको हम आगत भाषा भी कहते हैं। तो आगत का मतलब होता है बच्चों आया हुआ। ठीक है, इसके अलावा हिंदी में अगर आप देखेंगे तो अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली जैसी बहुत सारी भाषाओं का इन्फ्लुएंस हमें दिखाई देता है। तो इन भाषाओं में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द जब हमने हिंदी भाषा में इस्तेमाल किया वही आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अरबी भाषा के कुछ शब्द हैं, जैसे कि अखबार, आजाद, इंसाफ, कत्ल, औरत, किताब इत्यादि। फारसी भाषा के कुछ शब्द आप देखोगे, अचार, आदमी, कारीगर, खराब, खून इत्यादि। तुर्की भाषा के जो कुछ शब्द है तो कुर्ता, कूली, कैंची, चाकू, चेचक इत्यादि। पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द है तो देखो अलमारी, कमरा, कनस्तर, कप, कप्तान, गमला इत्यादि। ठीक है, फिर आप फ्रेंच भाषा के कुछ शब्दों का भी इस्तेमाल होता हुआ देखोगे, अंग्रेज, काजू, कारतूस। जापानी शब्द रिक्शा है, चीनी शब्द चाय, लीची। अंग्रेजी भाषा के शब्द इंजीनियर, कंपनी, कप, कार, कॉलेज, क्रिकेट, गैस, चॉकलेट, जेल, टॉफी, टाई इत्यादि। ठीक है, अब बच्चों अंतिम जो हमारा रचना के आधार पे वो क्या है, माफ करना, उत्पत्ति के आधार पे वो है संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या होता है? देखो, जब कोई शब्द 2 विभिन्न भाषाओं के योग से बना हो तो उसे संकर शब्द कहते हैं। तो संकर शब्द का मतलब होता है जब 2
अलग अलग भाषाएं आपस में मिलती हैं और आपस में मिलने के बाद जो वो एक तीसरे शब्द का निर्माण करती हैं, वही शब्द आपका संकर शब्द कहलाता है। जैसे कि वर्ष आपका संस्कृत का शब्द है, इसमें गांठ जोड़ दोगे तो वो हिंदी का शब्द होगा, तो वर्ष और गांठ मिलके क्या बनाएंगे, वर्षगांठ। ठीक है, वहीं पे टिकट ये अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है, तो टिकट प्लस घर तो टिकट घर। ठीक है, रेल ये अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी ये हिंदी का शब्द है, तो रेल प्लस गाड़ी तो रेलगाड़ी। ठीक है, तो संकर शब्द क्या होते हैं, दो अलग अलग भाषा जब आपस में मिलते हैं तब वो एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, जिनको आप संकर शब्द कहते हो। ठीक है, बाकी का उदाहरण आप देखेंगे। अब दूसरा अब हम देखते हैं शब्दों का निर्माण, तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तो इसके आधार पर बच्चों शब्द के आपके तीन प्रकार होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आप सब पढ़ चुके हो। तो रूढ़ क्या होता है, ये बिल्कुल अखंड रहते हैं, यानी कि इनमें कोई एक विशेष अर्थ होता है जिसकी वजह से प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो वो आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा है तो घो अड़ा तो घोड़ा। ठीक है, अगर आप देखेंगे, अगर इन शब्दों का आप खंड कर दोगे, अच्छा इनको रूढ़ शब्द क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप इनके खंड करोगे ना तो इन खंडों का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे घो का क्या मतलब है, कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल अखंड रहकर किसी पशु विशेष या किसी और व्यक्ति विशेष के बारे में आपको बताते हैं, इसीलिए ये योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला है आपका यौगिक। तो यौगिक का मतलब है जब दो या दो से अधिक शब्द जो होते हैं या शब्दांश होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो वो जिस शब्द का निर्माण करेंगे उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि पाठशाला, तो पाठ प्लस शाला तो पाठशाला। घुड़सवार तो घोड़ा प्लस सवार तो घुड़सवार। ठीक है, विद्यालय तो विद्या प्लस आलय तो विद्यालय। ठीक है, इत्यादि। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये जो यौगिक शब्द होते हैं इनकी रचना ना दो शब्दों के योग से होती है, इसीलिए हम इनको यौगिक शब्द कहते हैं। फिर बारी आती है योग रूढ़ शब्द की। तो योग रूढ़ शब्द क्या है, ये वो शब्द होते हैं बच्चों जिनमें ना आप दो या दो से ज्यादा शब्दों या शब्दांशों को जोड़ते हो और बनाते हो। ठीक है, लेकिन फर्क है यहाँ पे, ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर केवल और केवल एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ठीक है, देखो यौगिक में भी तो वही होता है, दो अलग अलग शब्द मिलते हैं और एक वो तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, लेकिन योग रूढ़ में एक फर्क है, ये जो तीसरा शब्द होगा, ठीक है, ये जो तीसरा शब्द होगा ये अपना एक विशेष अर्थ प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि पंकज, तो पंख में पैदा होने वाला, पंख प्लस ज, तो पंख का मतलब कीचड़ होता है, तो कीचड़ के तो बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन कीचड़ में जो पैदा होने वाला एक ऐसा स्पेशल चीज है जिसको हम फूल कहते हैं, वो है कमल का फूल। अब हर चीज को तो पंकज नहीं कहोगे। ठीक है, तो ये जो शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। तो कुछ योग रूढ़ शब्द हैं आपके जलज, पीताम्बर, नीलकंठ, दशानन, घरवाला, गजानन इत्यादि। ठीक है, तो योग रूढ़ और यौगिक में एक ही फर्क है, योग रूढ़ जो है वो सबका मतलब नहीं बताता, वो केवल और केवल एक विशिष्ट मतलब आपको बताकर देगा। ठीक है, फिर बारी आती है अर्थ के आधार पर शब्द भेद, यानी हमारे अर्थ के आधार पर जो हमारा शब्द भेद होता है, तो अर्थ की दृष्टि से देखोगे तो बच्चों इसके दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। नाम से ही पता चलता है। सार्थक क्या होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो कोई ना कोई अर्थ स्पष्ट रूप से आपको बताते हैं। ठीक है, तो सार्थक वो शब्द हैं जो किसी ना किसी रूप से आपको बिल्कुल सही तरीके से कोई ना कोई ज्ञान देंगे ही देंगे, यानी कि उस शब्द का कोई ना कोई मतलब निकलेगा ही निकलेगा, उसको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि राम, ये एक विशेष व्यक्ति का नाम है, अरुण ये भी विशेष व्यक्ति का नाम है, दिल्ली ये एक विशेष स्थान का नाम है। निरर्थक की बात करोगे तो ये सार्थक का पूरा उल्टा होता है, ये वो शब्द होते हैं जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये दूसरे शब्दों के साथ जुड़ते हैं तब ये अपने आप को अर्थपूर्ण बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि निरर्थक शब्द आपके वो शब्द होते हैं जिनका स्वयं का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये किसी दूसरे सार्थक शब्द के साथ जुड़ते हैं तब उनका मतलब निकलता है। तो निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में विचार नहीं किया जाता। जैसे कि चाय वाय पी लो, पानी वानी अभी नहीं पिया, तो बच्चों यहाँ पे चाय और पानी का तो मतलब है, पर वानी और वाय का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब ये किसी सार्थक शब्द के साथ जुड़ते हैं तो इनका अर्थ निकलता है। तो सार्थक शब्दों के भेद की अगर आप बात करोगे तो इसके भेद निम्नलिखित है। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, समरूपी, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थ प्रतीत होने वाले शब्द, ध्वनि बोधक शब्द। ठीक है, चलिए फिर बच्चों चौथा प्रकार है तो प्रयोग या व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द भेद। तो बच्चों ये आपके दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है,
तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? तो विकारी शब्द आपके ऐसे शब्द हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य इसका प्रभाव आपको पड़ता हुआ दिखाई देता है और इस प्रभाव की वजह से ये अपना स्वरूप ही बदल लेते हैं, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का, लड़के, वह, उन्हें, अच्छा, अच्छी, गया, गए इत्यादि। तो यहाँ पे बच्चों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इन सब का प्रभाव पड़ता है शब्दों पे और ये शब्द अपना स्वरूप चेंज करते हैं, तो इनको हम विकारी शब्द कहते हैं। इसके अलावा अविकारी शब्द कौन से शब्द होते हैं? तो बच्चों अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य इनका कोई भी असर नहीं पड़ता, ये जैसे हैं ये वैसे ही इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आज, कल, धीरे धीरे और तथा आदि, ये बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा संपूर्ण अध्याय। अब आइए इसका समरी देख लेते हैं, आओ दोहराओ। तो वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और वाक्यों में प्रयुक्त वाक्य, जो वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं वो शब्द ना होके पद कहलाते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा अध्याय समाप्त होता है। ठीक है, इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए और इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।